जय सिया राम. Chapter Periodic Table. Basis of present format periodic table. Periodic table, tabular arrangement of elements. Long form of periodic table. 7 horizontal rows जिसे periods कहते हैं. 7 horizontal rows जिसे period कहते हैं. 18 vertical column जिसे groups कहते हैं. ओके, फिर 4 ब्लॉक है S, P, D एंड F. ओके, पीरियड N से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. टोटल पीरियड 7 है. Periods indicate value of n for outermost cell. Periods indicate value of n for outermost cell. Each period starts from S block and lasts to P block. Okay. First element of each period is alkali metal and last is inert gas. Okay. Group 18 vertical column. 18 vertical कॉलम 1 to 18 है. ठीक है, 1 और 2 अगर है, ग्रुप नंबर 1 और 2 है तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता. अगर ग्रुप नंबर 3 to 12 आ रहा देन वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता. और अगर ग्रुप नंबर 13 to 18 है देन वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता. ओके, इफ़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, इफ़ और all f block elements belong to third group. Largest group of periodic table is third group. Largest group of periodic table is third group, क्योंकि थर्ड ग्रुप में टोटल 32 एलिमेंट्स आता. थर्ड पीरियड में 4 हो गया डी ब्लॉक का और फिर 28 एफ ब्लॉक का, जिसमें 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टिनॉइड. ओके, अब देखते हैं ब्लॉक एस, पी, डी, एफ. Name of block is decided by orbital. Name of block is decided by orbital in which last electron enters. Name of block is decided by orbital in which last electron enters. S block, P block. S block यहाँ पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है. S block मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है. नंबर ऑफ ग्रुप 2, 2 1 और 2. 1 फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं अल्कली मेटल्स और सेकेंड को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, फिर देखते हैं पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 P4 P5 P6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. 13 to 18 टोटल 6 ग्रुप है इसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ 6 है. यस, अब देखते हैं डी ब्लॉक. नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 10. नंबर ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक में 10 है. 3 to 12. यस, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है. ग्रुप नंबर फर्स्ट को अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकेंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल, 15 को निक्टोजेन, 16 को चैल्कोजेन और 17 को हेलोजेन. ओके, एफ ब्लॉक 28 एलिमेंट्स है इसमें. एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है. 14 लेंथेनॉइड, 14 एक्टिनॉइड. लेंथेनॉइड ये 6 लेंथेनॉइड ये आता 6th पीरियड में. 58 to 71 ग्रुप नंबर 3. ओके, एक्टिनॉइड ये 7th पीरियड में आता. 90 to 103 ग्रुप नंबर 3 है. ओके, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन n plus l रूल. ns से n-2f, इससे n-1d, फिर इसके बाद np. ns n-2f n-1d np. ओके, periodic table from left to right है. लेफ्ट में यहाँ पे s है तो ns. ठीक है, फिर n-2f, फिर n-1d, फिर उसके बाद सबसे राइट में यहाँ पे p ब्लॉक आता तो np. ओके, n+1 रूल फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग. एग्जाम्पल n इक्वल्स टू अगर 6 है तो फिर यहाँ पे 6x 6s एंड देन n-2f, तो मतलब 4f हो गया, 5d, फिर उसके बाद 6p. ओके, n इक्वल्स टू 7 है तो 7s 5f 6d 7p. ओके, याद रखते हैं एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स. S sp sp sdp sdp sfdp sfdp. तो पहले यहाँ पे s है सिर्फ, तो 1s, जब n इक्वल्स टू 2 है तो फिर 2s 2p, 3 है तो फिर 3s 3p, 4 है तो sdp यहाँ पे होता है 2 बार sdp, तो 4s 3d 4p, 5s 4d 5p. अब उसके बाद फिर 2 बार आएगा sfdp, तो 6s और f हो जाता है n-2, तो 4f और n-1d होता है तो फिर 5d और 6p हो गया. ओके, फिर जब n इक्वल्स टू 7 है तो 7s 5f 6d 7p. ओके,
देखते हैं पीरियड नंबर, पीरियड सबसेल और द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर अगर 7 है, सॉरी पीरियड नंबर n से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पीरियड सबसेल ns, फिर n-2f से फिर n-1d, फिर np, ओके। तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पीरियड में 2 हो गया, सेकेंड पीरियड में 8 हो गया, फिर थर्ड पीरियड में 8, फिर 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ओके। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम 2 He हीलियम, 10 Ni नियन, 18 Ar आर्गन, 36 Kr क्रिप्टन, 36 Kr क्रिप्टन, 54 Xc जेनन, 54 Xc जेनॉन, 86 Rn रेडॉन, ओके। अब देखते हैं अगर Z इक्वल्स टू 34 है, पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर, पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा? पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर, एनी एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू द पीरियड टू विच नेक्स्ट नोबल गैस बिलोंग, उसके बाद वाला जो नोबल गैस जिससे बिलोंग करेगा, जिस पीरियड से, वो एलिमेंट भी उसी पीरियड से बिलोंग करेगा, ओके। जैसे Z इक्वल्स टू 34 है, तो फिर यहाँ पे पीरियड नंबर n सबसे पहले देखते हैं क्या है, 34, तो 18 Ar आर्गन होता, 18 Ar आर्गन, फिर उसके बाद 36 Kr क्रिप्टन, हाँ तो 36 Kr हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। तो फोर्थ में तो n इक्वल्स टू 4, तो 4 में क्या पहले आता S, फिर SP, फिर SDP, तो यहाँ पे SDP आएगा, तो 4S 3D 4P, ओके। सबसे पहले S, फिर SP, SDP, SFDP, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं, ये लिख रही है 4S 3D 4P, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 Ar आर्गन लिखे, फिर 4S 2 3D 10 4P, 4 जैसे इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ar 18 3D 10 4S 2 4P 4। अब उसके बाद देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एबव 100। IUPAC nomenclature of atom with atomic number 100। 0 के लिए nil, 1 के लिए un, un, 2 के लिए bi, 3 के लिए tri, 4 के लिए quad, 5 के लिए pent, 6 के लिए hex, 7 के लिए sept, 8 के लिए oct, 9 के लिए in, ठीक है। 0 के लिए nil, 1 के लिए un, 2 के लिए bi, 3 के लिए tri, 4 के लिए quad, 5 के लिए pent, 6 के लिए hex, 7 के लिए sept, 8 के लिए oct, 9 के लिए in। यूज IUM सफिक्स, जैसे देखते हैं 105, तो un, nil, pent, yum, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? UNP, ओके। 117 un, sept, yum, UUS, ओके। अब देखते हैं मेंडलीव एटॉमिक नंबर 101 से 118 तक का एक ट्रिक है, 101 से 118 तक का एक ट्रिक है। मेंडलीव MD, नोबल NO, लेकर LR, रफू चक्कर RF, रफू चक्कर, दबोचो DB, दबोचो, सागर SG, भाई BH, हंसो मत HS, हंसो मत MT, मैं डर गया DS, डर गया, रो गया RG, काँप गया CN, नहा लिया NH, फेरन लवली से FL, फेरन लवली, मॉइस्चराइज़र या फिर मॉइस्चर MC, लीवर खराब, मॉइस्चराइज़र खा गया लीवर LV, लीवर खराब हो गया, टेंशन हो गया TS, ओ गॉड OG। मेंडलीव नोबल लेकर रफू चक्कर, दबोचो सागर भाई, हंसो मत, मैं डर गया, रो गया, काँप गया, नहा लिया फेरन लवली से, मॉइस्चराइज़र खाया जैसे, तो क्या हो गया? लीवर खराब, टेंशन हो गया, ओ गॉड। 101 से 118 तक का ये ट्रिक है, ओके।
एक बार एलिमेंट का नेम एग्जैक्ट पढ़ लो। MD मेंडेलिवियन, नोबेलियम NO नोबेलियम, लॉरेंशियम LR, रदरफोर्डियम RF, DB ड्यूबनियम, सिबॉर्जियम SG, बोरियम BH, हेसियम HS, मिट्रेनियम MT, डर्मस्टेडियम DS, रोटगेनियम RG, कॉपरनीशियम CN, निहोनियम NH, फ्लीवोवियम FL, मॉस्कोवियम MC, लिवरमोरियम LV, टेनिसिन TS, ओगैनिसॉन OG। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखते हैं NCERT का एक जो स्टेटमेंट था उसका पोस्टमार्टम। N इक्वल्स टू अगर 5 है तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स हैं। कैसे, N इक्वल्स टू जब 5 लिखते हैं तो 5s2 4d10 5p6 sp sdp। हाँ sdp आया, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18, और ऑर्बिटल्स कितने हैं, 9। तो फिर 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्बिटल्स के का डबल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही बात है। अब देखते हैं एस ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक वाइज सबसे पहले ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स का NS1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। लिथियम के लिए हो गया He2S1, लिथियम सोडियम के लिए Ne3S1, के पोटेशियम के लिए हो गया Ar4S1, Rb रुबिडियम के लिए Kr5S1, Cs सीजियम के लिए Xc6S1, Fr फ्रांसियम के लिए Rn7S1। ओके, इसके पहले तक का नोबल गैस, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ओके, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें आता है NS2 बाद में, जो कि कॉमन है सब में। तो पहले नोबल गैस फिर उसके बाद NS2। जैसे सेकेंड ग्रुप का है, सेकेंड पीरियड का बेरिलियम, N इक्वल्स टू 2 है बेरिलियम, तो फिर यहाँ पे हीलियम 2S2, MgNe3S2, कैल्शियम का Ar4S2, स्ट्रॉन्सियम ये फिफ्थ पीरियड का है तो यहाँ पे Kr5S2, सिक्स्थ पीरियड का है बेरिलियम तो Xc6S2, Ra रेडियम का Rn7S2। ओके, फॉर S ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन N-1d, N-1d और N-2f सबसेल। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक NS या तो 1 या फिर 2 होगा। ओके, इनर्ट गैस प्रीवियस वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद NS1 या फिर 2। ओके, अब देखते हैं P ब्लॉक में सबसे पहले ग्रुप नंबर 13 बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो बोरॉन के लिए हो गया N इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे पीरियड सेकेंड, हीलियम 2S2 2p1, फिर एल्यूमिनियम के लिए एनिनियन 3S2 3p1, गैलियम आर्गन के फिर उसके बाद 4S2 3d10 4p1, यहाँ पे डी आ जाता, हाँ। फिर उसके बाद इंडियम Kr5S2 4d10 5p1, या फिर इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4d10 5s2 5p1, ठीक है। थैलियम Xc हो गया, फिर 6s2 4f14 5d10 6p1 और 4f14 5d10 6s2 6p1 भी लिख सकते हैं। ओके, P ब्लॉक के लिए Np सबसेल में इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, Np सबसेल में इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। Ns इसके बाद N-2f N-1d Np, Ns N-2f N-1d Np,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, इनर्ट गैस प्री, पहले वाली इनर्ट गैस लिखेंगे, फिर NS2 NP126, NS2 NP126, ओके। 14th ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड का, तो हीलियम, फिर 2s2 2p2, एनी, फिर सिलिकॉन का नियन, फिर उसके बाद 3s2 3p2। फोर्थ पीरियड का है जर्मेनियम, इसके लिए हो गया AR 4s2 3d10 4p2, ठीक है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, अब टिन ये फिफ्थ पीरियड का है, क्रिप्टन 5s2 4d10 5p2, ओके। फिर पीरियड नंबर 6 का है लेड PB, तो यहाँ पे हो गया Xe 6s2 4f14 5d10 6p2, ओके। फिर 15 ग्रुप 15 का हो गया नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाइट्रोजन को क्या हीलियम 2s2 2p3, ठीक है। फिर नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का हो गया नियन 3s2 3p3, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक का हो गया AR 4s2 3d10 4p3, एंटीमनी SB, इसका हो गया क्रिप्टन KR 5s2 4d10 5p3, बिस्मिथ, अब बिस्मिथ का Xe 6s2 4f14 5d10 6p3। फिर 16th ग्रुप का आप देखते हैं ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलोरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन का हो गया हीलियम 2s2 2p4, सिलिकॉन का नियन 3s2 3p4, आर्गन का 4s2 3d10 4p4। फिर टेलोरियम, पहले क्रिप्टन हो गया क्रिप्टन 5s2 4d10 5p4, पोलोनियम एक्सीजनन, फिर उसके बाद 6s2 4f14 5d10 6p4, ओके। अब देखते हैं 17th ग्रुप का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, फ्लोरीन का हो गया हीलियम 2s2 2p5, क्लोरीन का नियन 3s2 3p5, ब्रोमीन AR आर्गन, आर्गन 4s2 3d10 4p5, आयोडीन KR क्रिप्टन 5s2 4d10 5p5, AT एस्टेटिन Xe 6s2 4f14 5d10 6p5, okay। 18th 10 एनिनियन हीलियम, नियन का देखते हैं 18th वाले ग्रुप में आएगा हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, ओके। हीलियम का He 2s2 2p6, फिर आर्गन का Ne 3s2 3p6, क्रिप्टन AR 4s2 3d10 4p6, जेनन KR क्रिप्टन 5s2 4d10 5p6, R100 Xe जेनन 6s2 4f14 5d10 7p6, ओके। देखते हैं एक क्वेश्चन है the last element of the p block, the last element of the p block in sixth period is represented by the outermost electronic configuration, the last element of p block का last मतलब p np6 और sixth period का मतलब 6p6 is represented by the outermost electronic configuration, n is equals to 6 है तो 6s2 और 6p6 वाला होगा, यहाँ पे तो p0 है ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे n7 है ये भी नहीं होगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं डी ब्लॉक में n is equals to 4 3d सीरीज n is equals to 4 है, तो फिर यहाँ पे d वाले के लिए तो होता है n-1 d सीरीज, तो फिर यहाँ पे 3d सीरीज हो गया 4s 3d, ये होता है, यहाँ पे आता है सिलिकॉन 21sc स्कैंडियम 230 Zn जिंक, 21sc स्कैंडियम 230 Zn जिंक, ये आता है 3d सीरीज में, ओके। फिर n इज इक्वल्स टू जब 5 है तो यहाँ पे 4d सीरीज पड़ता है जो कि 5s और 4d कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है।
स्कैंडियम का यहाँ पे इट्रियम 39Y, इट्रियम 39Y, इट्रियम 2, 48 CD कैडमियम, 48 CD कैडमियम। N इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 5D सीरीज आता, तो यहाँ पे 6s4f5d, तो यहाँ पे La लैंथेनम हो गया 57 La लैंथेनम, इसका नाम इट्रियम लैंथेनम। फिर इसके बाद यहाँ पे HF हाफनियम 78 हाफनियम टू 80 मरकरी Hg मरकरी, तो ये 57 to 78 जो इसके बीच में जो है 58 to 71 यहाँ पे लैंथेनॉइड होता है F ब्लॉक। ओके, अब देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक। हाँ, P ब्लॉक में एक चीज़ पढ़ना भूल गए थे MD से। P ब्लॉक के लिए NP सबसेल में इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अगर NS में भराएगा तो फिर उसके बाद N-2 F में फिल हुआ इलेक्ट्रॉन, देन N-1 D में, फिर उसके बाद जब आएगा NP में इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए NP में इलेक्ट्रॉन आना जरूरी, तो लास्ट में P तो होगा ही। ओके, P ब्लॉक वाले में, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक, इनर्ट गैस प्रीवियस का, फिर NS2 NP126। ओके, अब देखते हैं D ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D ब्लॉक, NS 0, 1 और 2, ये कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद N-1 D 1 to 10 प्रेजेंट है। ओके, अब देखते हैं NS2 N-2 F N-1 D 1 to 10, NS2 N-2 F और N-1 D 1 to 10 होना ये चाहिए, बट अगर NS1 प्रेजेंट है मतलब ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है, और जब NS 0 है तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। ये बस आता पैलेडियम में, ये बस पैलेडियम में आता 46 पैलेडियम, ओनली वन एक्सेप्शन फॉर NS 0, NS 0 के लिए बस एक ये पैलेडियम। NS2 ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अब देखते हैं MD से 3D सीरीज़ यहाँ पे D4 और D9 नहीं होता 3D सीरीज़ में। 3D सीरीज़ में D4 और D9 नहीं होता। 3D सीरीज़ मतलब N इक्वल्स टू 4। ओके, और D5 और D10 ये रिपीट हो रहा, ठीक है। स्कैंडियम, अब देखते हैं N इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आता स्कैंडियम टाइटेनियम 21 S स्कैंडियम, 22 Ti टाइटेनियम, 23 V वैनेडियम, 24 Cr क्रोमियम, 25 Mn मैंगनीज, 26 Fe आयरन, 27 Co कोबाल्ट, 28 Ni निकल, 29 Cu कॉपर, 30 Zn जिंक। ओके, स्कैंडियम 21 है, इसके पहले वाला पहले लिखेंगे। नोबल गैस तो आर्गन आया, Ar आर्गन, फिर 3D1 4s2, फिर इसके बाद टाइटेनियम का आर्गन, फिर 3D2 4s2। ओके, फिर वैनेडियम आर्गन 3D3 4s2, फिर क्रोमियम में तो 3D4 होना चाहिए आर्गन के बाद, बट नहीं 3D4 तो होता नहीं, तो क्रोमियम में क्या लिखते हैं 3D5 4s1। ओके, फिर मैंगनीज मैंगनीज के लिए लिखेंगे Ar आर्गन, फिर 3D5 4s2, फिर आयरन के लिए आर्गन 3D6 4s2, फिर कोबाल्ट के लिए आर्गन 3D7 4s2, फिर निकल के लिए आर्गन 3D8 4s2, फिर कॉपर के लिए 3D9 तो नहीं लिख सकते, वो तो होता नहीं, तो फिर 3D10 और 4s1, 3D10 4s1 कॉपर के लिए, ठीक है। फिर जिंक के लिए आर्गन 3D10 4s2। ओके, अब देखते हैं इट्रियम, जर्कोनियम, Nb नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, Ag, सिल्वर, फिर उसके बाद कैडमियम। ओके, तो ये देखते हैं, ये N इक्वल्स टू 5 में आता, N इक्वल्स टू 5 में आता, तो फिर ये क्या है 4D सीरीज़, यस N-D होता है ना, तो 4D सीरीज़, इसका MDJ क्या है D3, D6 और D9 नहीं होता, D3, D6, D9 नहीं होगा, D5 और D10 रिपीट होगा, D5 और D10 रिपीट होगा, ठीक है। तो देखते हैं Y इट्रियम का क्रोमियम 4D1 5s2, जर्कोनियम का क्रोमियम 4D2 5s2, Nb नायोबियम का क्रोमियम 4D3 5s2, बट 4D3 तो होता नहीं, तो यहाँ क्या होगा 4D4 5s1, 4D4 5s1। फिर उसके बाद M मोलिब्डेनम
इसमें क्या होगा, के आर क्रिप्टन 4d4 5s2 4d 4 5s2। अगर ये लिखेंगे तो ये 2 बार हो गया, बट नहीं ये तो रिपीट नहीं करता, तो इसके जगह पे लिखना पड़ेगा 4d5 5s1। फिर टीसी टेक्नीशियम, यहाँ पे क्रोमियम क्रिप्टन के आर क्रिप्टन 4d5 5s2। ओके, फिर यहाँ पे आर यू यूथेनियम के आर क्रोमियम, अरे यार के आर क्रिप्टन 4d6 5s2, बट 4d6 तो नहीं होता, तो फिर 4d7 5s1 4d7 5s1। फिर आर एच यूथेनियम क्रिप्टन 4d7 5s2, बट एक बार ये हो चुका है 4d7, ये रिपीट नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ पे 4d8 5s1 ओके। फिर पैलेडियम यहाँ पे क्रिप्टन 4d8 5s2 यहाँ पे d9 नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा, 4d9 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, और d8 एक बार लिख चुके तो ये रिपीट भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 4d10 5s0 ये पैलेडियम बस एक ऐसा केस है जहाँ पे कि 5s0 आता है, s0 आता है, बस ओनली द केस ऑफ पैलेडियम याद रखना। तो इसका हो गया 4d10 5s0 फिर Ag सिल्वर, यहाँ पे हो गया क्रिप्टन 4d9 5s2, तो नहीं 9 भी एक बार हो चुका, 9 तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 4d10 5s1 तो फिर Cd कैडमियम 4d10 5s2 ओके। 57 लेंथेनम जिनन 4f0 5d1 6s2 और 4f0 5d1 6s2। ये अब कहाँ आ चुके हैं, n = 6 5d सीरीज n = 6 5d सीरीज d8 नहीं होता यहाँ पे सबसे कम एक्सेप्शन है इसी सीरीज में, यहाँ पे सिर्फ d8 नहीं होता और d10 रिपीट होगा ओके। देखते हैं 57 एल लेंथेनम जिनन 4f0 5d1 6s2। फिर यहाँ पे 72 HF हॉफनियम एक्सीजिनन 4f14, हाँ यहाँ पे f ब्लॉक कंप्लीट भरा जा चुका है अब तो, 4f14 5d2 6s2। फिर उसका T8 एंटेलम, यहाँ पे जिनन हो गया, जिनन 4f14 5d3 6s2। टंगस्टन W टंगस्टन, तो यहाँ पे जिनन 4f14 5d4 6s2 ओके। 75 ये हो गया आरी रीनियम, पे जिनन 4f14 5d 5 6s2। फिर उसके बाद ऑस्मियम जिनन 4f14 5d6 6s2। फिर इरिडियम IR ये हो गया जिनन 4f14 5d7 6s2 ओके। फिर प्लेटिनम XE जिनन 4f14 5d8, बट d8 तो होता नहीं, तो यहाँ क्या होगा 5d9 6s1 ओके। फिर उसके बाद AU गोल्ड जिनन 4f14 5f9 6s2, बट d9 तो 2 बार रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा 5d10 6s1 5d10 6s1। फिर उसके बाद HG मरकरी ये हो गया जिनन 4f14 5d10 6s2 ओके। अब आते हैं F ब्लॉक लेंथेनॉइड जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 में भराएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद n-2 F1 to 14, फिर n-1 D 0 और 1। n-1 D 0 होना चाहिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन, बट n-1 D 1 है अगर, तो ये एक्सेप्शन केस है, और फिर n-1 D 2 है एक्सेप्शन ओनली फॉर थोरियम 90, एटॉमिक नंबर 90 है थोरियम का, यहाँ पे D2 होता ओके। बस एक ऐसा केस है जिसमें D2 वाला थोरियम ओके। इसमें लेंथेनॉइड पीरियड 6 में सबसे पहला MDJ क्या है, अब तक 56 भरो, ये अब तक 56 एक मूवी था ठीक है। तो ये 56 सबसे पहले जिनन लिखो, फिर जिनन लिखे, फिर उसके बाद 6s2 भरे, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जिनन, तो इसके आगे तक हाँ 6s2 तक भरे, तो यहाँ पे 54 + 2 56 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। उसके बाद
गधे से लूँ, ये ट्रिक है, गधे से लूँ, GDCELU, गधे से लूँ। 64 गैडोलियम, 58 सीरियम, फिर LU ल्यूथेनियम, 71 गधे से लूँ। यहाँ पे 5D1 होता है, यहाँ पे 5D1 होता, 5D1, बस इसी 3 केस में 5D1 होगा। ओके, लेंथेनॉइड पीरियड में, सिक्स पीरियड में लेंथेनॉइड वाले में 3D1, बस इस 3 जगह होगा। ओके, अब देखते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 4F, ओके। यहाँ 4F 0 नहीं होता, 4F 2 नहीं होता, 4F 8 नहीं होता, F0 F2 F8, F0 F2 F8 नहीं होता, F7 और F14 रिपीट नहीं होता। ओके, देखते हैं 50 लेंथेनॉइड पीरियड सिक्स्थ पीरियड का है, जिनन 6S4F 5D। ओके, अब देखते हैं। सबसे पहला 58 सीरियम, XC 54 हो गया, 6S2, ये सब में लिख दिए। ओके, 56 तक फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 5D सब में 0 है, बट 5D1 किस में, 3 जगह यहाँ पे गधे से लूँ, गैडोलियम, सीरियम और फिर LU ल्यूथेसियम। हाँ ठीक है, ये 3 जगह 5D1 लिख दिया, 5D1। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बचा F में फिल करते गए। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं एक्टिनॉइड N=7, यहाँ पे एक्टिनॉइड N=7, प्री इनर्ट गैस यहाँ पे Rn है, ठीक है। MdJ फर्स्ट क्या है, अब तक 88 भरो, यहाँ पे 88 फिल करना है, तो 86 हो गया Rn, रेडॉन प्लस 7s2 इसको कितना हो गया, 88 इलेक्ट्रॉन। इतना लिखने के बाद 7s2 सब में लिख दिया, तो 88 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है। ओके, और फिर 90 ऐसा है जिसमें D2 होगा, तो 90 थोरियम, यहाँ पे D2 लिख देंगे। ओके, उसके बाद 91, 92, 93, 96 और 103 में D1 होगा, 91, 92, 93, 96 और 103, 91, 92, 93, 96 और 103, यहाँ पे D1 होगा। ओके, फिर रिमेनिंग रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 5F। ओके, और ऐसे भी याद रख सकते हैं 5F1, ऑप्शन एलिमिनेट करने में काफ़ी इससे हेल्प मिलता। 5F1, 5F8 नहीं होता, 5F1, 5F8 ये 3 नहीं होता, ठीक है। 5 उसके बाद F7 और F14 रिपीट होता। ओके, F1, F5 और F8 एक्टिनॉइड के केस में रिपीट नहीं होता, सॉरी होता ही नहीं है, तो ये तीनों तो 158, 158, F1, F5, F8। ओके, अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू सेम ब्लॉक एज अदर। यहाँ पे D10 है, ठीक है, 5D10, यहाँ पे 4D10, यहाँ पे 3D6 है, बट एक यहाँ पे 5S2 है, तो ये S ब्लॉक का हो गया और ये सब D ब्लॉक का है। ओके, गधे से लो, इन तीनों में 5D1 था, तो गैडोलिनियम का आराम से पता चल जाएगा, यहाँ पे 5D1 है। ओके, द एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 4F ऑर्बिटल आर कॉल्ड 4F ऑर्बिटल मतलब n-2 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 6, और 6 में होता है लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड, फिर होता है एक्टिनॉइड। 6 में लेंथेनॉइड, 7 में एक्टिनॉइड होता। हाँ, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, तब एक्टिनम। एक्टिनॉइड 7 में आता है, n इक्वल्स टू 7 में। The element with atomic number 57 belongs to D block. 57 belongs to D block. 57 स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम हो गया, ये तो लेंथेनम तो यहीं तक रहता है D block। 58 to 71 होता है F block। ओके, the element with atomic number 36, 53, 85 all are, देख सकते हैं, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन,
इन सब से एक एक कम है, मतलब ये क्या है, हेलोजन है। ओके, group block and period identification. Case first, when atomic number z is given, when atomic number z is given, n of z given is equals to n of next inert gas, n of next inert gas. Example, z is equals to 51. How to find period number of z given? Z given, n of z given, n of नेक्स्ट इनर्ट गैस, जैसे z इक्वल्स टू 51 है तो नेक्स्ट इनर्ट गैस 54 जिनन हो गया, तो मतलब ये किस में आता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जन, n इक्वल्स टू 5 में। ओके, हाउ टू फाइंड ब्लॉक, हाउ टू फाइंड ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर। ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ग्रुप नंबर 1 to 2 है तो ब्लॉक S होगा, अगर ग्रुप नंबर 3 to 12 है तो ब्लॉक D, फिर ग्रुप नंबर 13 to 18 है ब्लॉक P, SPT, P हो जाएगा 13 to 18 है अगर तो P, D हो जाएगा 3 to 12 है तो। ओके, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, MDZ 1, इफ़ 58, अगर 58 से ज़्यादा है z गिवन और 71 से कम है और इक्वल है, देन ये हो गया F ब्लॉक में n इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इफ़ 90 से ज़्यादा है z गिवन और इसके इक्वल है और 103 से कम है और इक्वल, देन ये F ब्लॉक का है और n इक्वल्स टू 7। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर थर्ड ऑलवेज, ग्रुप थर्ड ऑलवेज। पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, ग्रुप नंबर था तो उससे ब्लॉक पता चल गया। ओके, अब देखते हैं MDZ 2, ब्लॉक पता चला अगर ग्रुप नंबर पता था, ठीक है। तो ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, ये F ब्लॉक का तो हो गया। अब देखते हैं सेकंड, इफ़ 104 से ज़्यादा है z गिवन और 118 से कम है, देन ग्रुप नंबर लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन z, लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन z, पीरियड ऑलवेज 7, पीरियड ऑलवेज 7, ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर, ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर। जैसे अगर 111 है तो यहाँ पे लास्ट का 2 11 हो गया, ठीक है। और 11 किस में आता, डी ब्लॉक में, यस डी ब्लॉक में तो आता है 3 to 12, तो 11 इसी के बीच में आ गया। ओके, अब देखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, z plus 18 minus z next inert gas, z plus 18 minus z next inert gas. Note, do not apply this formula for F block and Z up to 12, ठीक है। Z is equals to 25 है अगर तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, आर्गन तो 18 होता है, क्रिप्टन 36, तो किस में आया, n इक्वल्स टू 4 में है क्योंकि नेक्स्ट इनर्ट गैस क्रिप्टन ये 4 में आता है। ओके, n पता चल गया 4। अब उसके बाद ग्रुप नंबर z प्लस 18 माइनस z नेक्स्ट इनर्ट गैस, z कितना है 25 प्लस 18 माइनस 36, कितना आया 7, मतलब ये 7th ग्रुप में z प्लस 18 माइनस z नेक्स्ट इनर्ट गैस, ये हो गया 7th ग्रुप में, 7th ग्रुप मतलब डी ब्लॉक। ओके, अब देखते हैं, नोट, इफ वैल्यू कम्स इन नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टीड ऑफ 18 इन फॉर्मूला। ओके, अब देखते हैं, z गिवन है मान लो 62, तो फिर 62 तो आ गया 58 और 71 के बीच में, मतलब ये ग्रुप थर्ड का है और 6th पीरियड एंड F ब्लॉक। ओके, अब देखते हैं case 2, when electronic configuration is given, case 2 when electronic configuration is given, then how to find the period number, how to find period जब electronic configuration given हो, when electronic configuration is given, how to find period n क्या हो गया, maximum value of, जब configuration given है तब n क्या है, maximum value of n is equals to maximum और highest value of n given in configuration, वही होगा period। ओके, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, n is equals to 3 हो गया हाईएस्ट, यही है, ठीक है। अब सीआर एक है 36 kr क्रिप्टन 4d10, तो ये क्या हो गया इसके बाद वाला, मतलब और ये 5 + 0 था इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है,
तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 हो गया, ये पैलेडियम के बारे में कह रहा। द आउटर मोस्ट सेल इज 4d10 दिख रहा, बट इसके बाद 5s0 है। Only palladium has a maximum 18 electron in its outermost cell. Only palladium have a maximum 18 electron in its outermost cell. और ऐसे भी तो पता कर सकते हैं, ये क्रिप्टन के बाद यहाँ पे 4d10 आ चुका है, मतलब हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेन। तो n इक्वल्स टू 5 में है ये, तो फिर 5 होना चाहिए हाईएस्ट। ओके, ओनली पैलेडियम हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। कैसे? 4s2 तो 2 प्लस 4p6, 6 प्लस 4d10, 10, टोटल कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन, सबसे हाईएस्ट है इसमें। ठीक है, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं, अगर ब्लॉक S में है तो मतलब आउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? NS1 to 2। ओके, अगर ब्लॉक S है तो फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू NS इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ब्लॉक P है तो यहाँ पे आउटरमोस्ट ब्लॉक P होगा, जब आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 के बीच में है, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा? 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन। ओके, ब्लॉक D होगा तब जब आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NS0, 1 और 2 कुछ भी हो, और N-1D 1 to 10 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर पता चलेगा NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D इलेक्ट्रॉन। ओके, और जब F ब्लॉक का है तो ऑलवेज 3 होगा ग्रुप नंबर। ओके, अब देखते हैं ब्लॉक। On the basis of general electronic configuration format, S block, inert gas previous वाला लिखेंगे, then NS1 to 2। ओके, एग्जाम्पल आर्गन 3d5 4s2, हीलियम, नियन, क्रिप्टन, आर्गन। n इक्वल्स टू 4 था तो यहाँ पे 3d5 4s2 फुल हीलियम, नियन, आर्गन 3d5। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, अगर आर्गन लिखा हुआ है 3d5 4s2, देन ये हाईएस्ट था 4, तो n इक्वल्स टू 4 हो गया। ओके, अब ये देखेंगे NS2 में है लास्ट में, बट क्या ये S ब्लॉक का है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-1D, तो फिर ये किसका है? D है, D ब्लॉक का है। ओके, P ब्लॉक NS2 NP1 to 6, एग्जाम्पल AR आर्गन 3d10 4s2 4p3, तो यहाँ पे n हो गया 4, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, फिर ब्लॉक P हो गया और ग्रुप नंबर 12 प्लस NP इलेक्ट्रॉन था, मतलब 3, तो यह हो गया 15, ग्रुप 15। ठीक है, MDJ क्या है इसका? इफ़ NP इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी गिवन कॉन्फ़िगरेशन देन ऑलवेज P ब्लॉक। यस, अब D ब्लॉक का देखते हैं, इनर्ट गैस प्रीवियस वाला। ओके, फिर N-2 F0 और 1। ओके, फिर N-1D 1 to 10, देन NS0 1 और 2। ठीक है, एग्जाम्पल Xe 4F14 5D1 6s2 है, अगर 4F14 5D1 6s2, तो Z इक्वल्स टू N, तो यहाँ पता चल गया 6। ठीक है, N 6 है, तो फिर N 6 है, N इक्वल्स टू 6। और फिर जब कन्फ्यूज़न हो ये D ब्लॉक का या फिर F ब्लॉक का, जब इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो, देन काउंट टू टोटल इलेक्ट्रॉन एंड फाइंड Z। ठीक है, फाइंड Z, फिर उसके बाद अगर 58 to 71 हो या फिर 90 to 103 है, देन ये F ब्लॉक है, और अगर नहीं तो फिर रेस्टार D। तो ये तो पता चला कितना है? 71, तो ये तो F ब्लॉक का है, तो ग्रुप नंबर 3 हो गया। ओके, अब देखते हैं F ब्लॉक इनर्ट गैस प्रीवियस वाला, फिर N-2 F1 to 14 N-1D 0 1 और 2 NS2, ग्रुप नंबर 3। हाँ, ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, पीरियड नंबर क्या है? पीरियड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। यस, और ग्रुप नंबर ये तो हमेशा 3 होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर आर गिवन बिलो कैन नॉट बी एकोमोडेट इन द प्रेजेंट सेट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। 118 तक रखने के बाद तो हम इधर रख देंगे 119 और 120 को, बट इसके बाद जब 121 के पास आएंगे देन जी सब सेल इज रिक्वायर्ड एंड जी ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो इसके बाद रखने में प्रॉब्लम होगा, नहीं रख सकते। किसके बाद? 121 के बाद। तो ऑप्शन में 121 के बाद एक ही ऑप्शन है 126, तो आंसर ये हो गया। ओके एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 plus Z is equals to 26 is not equal to the number of electron in which one of the following 26 Fe, यहाँ पे 18 एयर आर्गन, Fe2 प्लस का है ना, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा, कहाँ से हटेगा? 4s0, पहले ऑटोमोस्ट सेल से हटता है, तो 3d6 तो रह गया बट 4s0 हो गया। ओके अब देखते हैं p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में p में आ जाता है 11, बट यहाँ पे p में कितना है? 12, यही हो गया, ठीक है, क्योंकि आयरन में डी में पूछा है D6 होता है और यहाँ भी D6 है, ठीक है। फिर नियन में लास्ट वाला P6 है, यहाँ भी P6 है। एस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6। ओके अब देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग इफेक्ट भी इसे कहते हैं। ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू शिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू शिल्ड outer electron from nuclear charge, repulsive force exerted by inner electron towards the outer test electron, ठीक है। order of shielding for different subcell of same cell, एस सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। डी और एफ में सबसे ज़्यादा पुअर शिल्डिंग होता है, डी और एफ का शिल्डिंग काफ़ी पुअर है। ओके अब देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शिल्डिंग, रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शिल्डिंग। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, हाँ जेड इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर शिल्डिंग, इसी को कहेंगे नेट अट्रैक्शन, ठीक है। तो टोटल माइनस जितना ये लोग रिपल्सन कर रहा, तो जेड इफेक्टिव नेट अट्रैक्शन इक्वल्स टू जेड टोटल अट्रैक्शन माइनस सिग्मा टोटल रिपल्सन। ओके ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव सिग्मा अब डिक्रीज हो रहा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा, सिग्मा कम होते जा रहा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा। सबसे पहले देखते हैं 3 केस में ये बढ़ता है, एक हो गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर सिग्मा हो गया यही शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ओके डी और एफ का पुअर होता है, ठीक है, यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सबसे कम हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इससे ज़्यादा सबसे कम हो गया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इससे ज़्यादा हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और इससे भी ज़्यादा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे पुअर सिग्मा एफ का होता है, उसमें भी 5f का तो और पुअर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 4f का ज़्यादा हो गया 5f के कंपैरिजन में, डेट्स वाई जेड इफेक्टिव किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा। और फिर ये कहते हैं पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हाँ, क्योंकि सिग्मा लूज पड़ गया तो बीच में वो दरार नहीं बन पाया, तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच पाया, डेट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, साइज छोटा हो गया, तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लेंथेनॉइड और उससे भी कम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके अब देखते हैं जनरल ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम और इधर हो गया लेफ्ट टू राइट।
general trend of z effective, general trend of z effective, left to right z effective increase होता, लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीज करता, n कांस्टेंट है सेल नंबर। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं देन z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा और सेल कांस्टेंट है, z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा, n कांस्टेंट है मतलब सेल कांस्टेंट है, ठीक है। फिर जब टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं देन यहाँ पे n इंक्रीज हो रहा, n इंक्रीज हो रहा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आ रहा है, n इंक्रीज हो रहा, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे z इफेक्टिव कांस्टेंट है, क्योंकि z इफेक्टिव को यहाँ कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे n इंक्रीज हो रहा, ओके। अब देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, radius of individual atom cannot be measured because first size of atom is very small, approx 1.2 angstrom. There is no sharp boundary present as it is surrounded by electron cloud. Yes, the radius is always measured in bonded state. ये दो एटम जब सटा हुआ है देन ये हो गया, इन डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ को, देन आर इक्वल्स टू d/2। ओके, टाइप्स ऑफ रेडियस, 4 टाइप्स ऑफ रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस ये दोनों आपस में ओवरलैप भी हो चुका है, देन आर सी इक्वल्स टू dc/2। मेटालिक रेडियस दोनों बस चिपका हुआ है तो आर एम इक्वल्स टू डी एम अपॉन टू। फिर वंडरवॉल रेडियस तो ये तो हल्का दूर है तो आर वी इक्वल्स टू डी वी अपॉन टू, तो सबसे ज़्यादा रेडियस है आर वी का, वंडरवॉल उससे कम मेटालिक और उससे भी कम कोवेलेंट, क्योंकि कोवेलेंट में तो ओवरलैप कर जाता। आयनिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं आयनिक रेडियस, साइज ऑफ आयन, आयनिक रेडियस साइज ऑफ आयन। तो कैटायन और अनायन दो तरह का है, ठीक है। कैटायन ये पॉजिटिव वाला, ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट स्पीसीज, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट स्पीसीज, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। इंक्रीजेज इन जेड इफेक्टिव आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। तो m का सबसे ज़्यादा साइज होता है m प्लस का, उससे कम m2 प्लस का, उससे कम, उससे भी कम m3 प्लस का, क्योंकि जेड इफेक्टिव तो यहाँ उतना ही है, यस। अब देखते हैं एनायन। एनायन लार्जर देन पेरेंट स्पीसीज, लार्जर देन पेरेंट स्पीसीज, ये पेरेंट स्पीसीज से भी ज़्यादा होता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उसमें डाल दिए जेड इफेक्टिव तो उतना ही है, बट इन दोनों आपस के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीजेज इन नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अकर्स, देन x3 माइनस का साइज सबसे ज़्यादा, उससे कम x2 माइनस, उससे कम x माइनस, उससे कम x का, ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की अगर बात करें तो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ साइज Mg2 प्लस, इससे ज़्यादा हो गया Na प्लस, इससे भी ज़्यादा F माइनस, इससे ज़्यादा F2 माइनस, इससे ज़्यादा N3 माइनस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ साइज, तो यहाँ पे Mg2 प्लस, Na प्लस, F माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस। जब N3 माइनस में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा आ चुका है बट चार्ज उतना ही, तो यहाँ पे रिपल्सन की वजह से इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है N3 माइनस का, N3 माइनस का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम N2 माइनस, फिर उससे कम O2 माइनस, उससे कम F माइनस, उससे कम Na प्लस, सबसे कम Mg2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला गया इससे, तो यहाँ जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सबसे छोटा साइज हो गया Mg2 प्लस का, ओके। साइज इंक्रीजेज हो रहा है इधर। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, आयनिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब एनायन के और कहते हैं नेगेटिव चार्ज के, और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव के, और कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके।
फिर उसके बाद देखते हैं आयनिक साइज। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, आयनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे 7 एंड नाइट्रोजन और यहाँ 12 mg मैग्नीशियम, बट यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ 3 माइनस है, तो आयनिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। यस, जनरल ट्रेंड ऑफ साइज, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं देन Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रही है और साइज डिक्रीज हो रही, ठीक है। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एन सेल इंक्रीज हो रहा, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई साइज इंक्रीज हो रहा। ओके, I माइनस का साइज सबसे ज़्यादा, उससे कम I और उससे भी कम I प्लस का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन NCERT का स्टेटमेंट से, An electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number. Okay, an element's location in periodic table reflects the quantum number of the last orbital filled. Successive period in the periodic table is associated with the filling of the next higher principal energy level. Number of element in each period is twice the number of orbitals available in the energy level that is being filled. Number of elements in each period is twice the number of orbitals available. हाँ, same ये statement, the number of elements in each period is twice the number of orbitals available in the energy cell that is being filled. फिर एक और पॉइंट है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 alkali metals and group 2 alkaline earth metals which have NS1 and NS2 outermost electronic configuration respectively. Okay, अब देखते हैं ब्लॉक वाइज साइज, एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन, लेफ्ट टू राइट जाओ साइज डिक्रीज हो रहा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। फिर टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं देन साइज इंक्रीज हो रही, जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही। हाँ, मैं सही बोली थी, साइज इंक्रीज हो रही क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, डेट्स वाई। तो लिथियम से ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे आ रहे हैं, साइज एन इंक्रीज हो रहा, साइज इंक्रीज हो रहा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, जैसे लिथियम का ज़्यादा है बेरिलियम से, सोडियम का ज़्यादा है मैग्नीशियम से। ओके, साइज ऑफ ऑर्डर फॉर इंटायर एस ब्लॉक, तो यहाँ पे बेरिलियम से ज़्यादा लिथियम का। हाँ, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेरिलियम से ज़्यादा लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, नोट, सिमिलर ट्रिक can be applied for their respective ions. Similar trick can be applied for their respective ions with only one change. Li plus इसका ज़्यादा है और इक्वल है Mg2 प्लस के कंपैरिजन में। Li प्लस ज़्यादा है और इक्वल है Mg2 प्लस के कंपैरिजन में। Li प्लस ये ज़्यादा और इक्वल है Mg2 प्लस के कंपैरिजन में। ओके, आयनिक रेडियस Be2 प्लस देख लेते हैं एक बार, बस यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम में चेंज होता। Be2 प्लस, तो यहाँ पे लिथियम था वहाँ पे, तो यहाँ मैग्नीशियम, Mg2 प्लस, इससे ज़्यादा Li प्लस, फिर Na प्लस, फिर कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हाँ ठीक है, ओके। अब देखते हैं पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम देखेंगे, नो एक्सेप्शन, टॉप टू बॉटम साइज एन इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है किसके लिए, 14, 15, 16, 17, 18 के लिए। ओके, 14, 15, 16, 17, 18 के लिए ऐसा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन नीचे जाते जा रहे हैं, एन इंक्रीज हो रहा, साइज इंक्रीज हो रहा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेरन, रेडन। ओके, बट 13 के लिए देखते हैं, ग्रुप 13 के लिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पे बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इन गैलियम लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इन गैलियम, तो गैलियम का साइज छोटा हो गया, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता। देन बोरॉन, फिर उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन,
बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ओके, बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो फिर क्यों यहाँ पे 3d10 आ जाता, तो फिर 10 3d इलेक्ट्रॉन्स विच हैव पुअर सिल्डिंग इफेक्ट, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता। कॉन्ट्रैक्शन अकर इन साइज, तो साइज डिक्रीज हो गया, नॉन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक तो उतना वेरिएशन नहीं होता डी ब्लॉक में। ओके, साइज और जेड के बीच का अगर ग्राफ देखें, सबसे पहले जब ग्राफ देखेंगे तो फिर यहाँ पे स्कैंडियम से नीचे आता जा रहा, जिंक नीचे आता, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ होता, एट्रियम, जर्कोनियम, फिर इधर यहाँ पे कैडमियम थोड़ा सा इंक्रीज़ होता, फिर लैंथेनम, हॉफनियम, यहाँ पे Hg मरकरी थोड़ा सा इंक्रीज़ होता। ओके, 3D सबसे कम है, उससे ज़्यादा 4D, फिर उसके लगभग सिमिलर है 5D। 3D से ज़्यादा है 4D और 5D सिमिलर है। फॉर फोर्थ ग्रुप टू 12th ग्रुप 3D कम है, उससे ज़्यादा 4D और 5D सिमिलर है। रीज़न lengthenoid contraction in 5D series element, that's why size of 5D element becomes similar to 4D series element। ओके, अब साइज देखते हैं 3D का सबसे कम, उससे ज़्यादा 4D, फिर उससे ज़्यादा 5D सीरीज़ का। बट दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर थर्ड ग्रुप। स्कैंडियम ज़्यादा, स्कैंडियम नहीं, हाँ, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, लैंथेनम सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम इट्रियम और उससे कम स्कैंडियम। ओके, तो डी ब्लॉक में ये साइज़ और जो है टॉप टू बॉटम देखते हैं, तो 3D सबसे कम, 3D से ज़्यादा 4D, 4D से ज़्यादा 5D, ये हो गया स्कैंडियम से ज़्यादा इट्रियम, इट्रियम से ज़्यादा लैंथेनम, ओनली फॉर थर्ड ग्रुप। ओके, lengthenoid contraction इज़ नॉट एप्लीकेबल हेयर। देन फिर 3D से ज़्यादा हो गया 4D का, और 4D 5D सिमिलर हो गया। फॉर ग्रुप नंबर फोर्थ एंड 12th lengthenoid contraction अवेलेबल। फॉर ग्रुप नंबर 4th to 12th lengthenoid contraction अवेलेबल। 3D से ज़्यादा 4D और 4D 5D सिमिलर है। 3D से ज़्यादा 4D और 5D सिमिलर है। ओके, जैसे टाइटेनियम, और फिर टाइटेनियम से ज़्यादा जर्कोनियम, और जर्कोनियम हाफनियम सिमिलर है। ओके, 21 एस स्कैंडियम, फिर यहाँ हो गया 22 Ti टाइटेनियम, वाई इट्रियम, 39 वाई इट्रियम, इधर हो गया Zr जर्कोनियम 40, तो ये इससे ज़्यादा था, और फिर इससे ज़्यादा यहाँ पे लैंथेनम 57 हो गया। बट यहाँ पे जो हॉफनियम है इसका 58 नहीं होता, 72 होता, तो यहाँ पे 58 से 71 जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f सबसेल विच हैव पुअर सिग्मा, डेट्स वाई जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता, देन साइज डिक्रीज हो गया, डेट्स वाई। इसलिए जर्कोनियम और हाफनियम लगभग सिमिलर साइज का हो जाता। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट ओनली इन 3D सीरीज, बस 3D सीरीज के लिए ये पढ़ते हैं। स्कैंडियम 21 एस, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये क्रोमियम तक जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा, तो फिर साइज डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव ये डोमिनेंट करता सिग्मा से, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा तो साइज डिक्रीज हो रहा। ओके, फिर यहाँ पे बीच में आता है मैंगनीज, 3D स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, डेट्स वाई वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैकिंग ऑफ सॉलिड, डेट्स वाई आर इंक्रीज हो रहा और साइज यहाँ पे इंक्रीज कर जाता। Mn का इसलिए क्रोमियम से Mn का मैंगनीज का साइज ज़्यादा होता, क्योंकि 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैकिंग इन सॉलिड, आर इंक्रीज हो गया, लूज पैकिंग इन सॉलिड, आर इंक्रीज, साइज इंक्रीज। ओके, फिर मैंगनीज से कम हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पे जेड इफेक्टिव या अप्रॉक्स सिमिलर है सिग्मा से, यहाँ पे साइज कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव ये सिमिलर है सिग्मा से, तो यहाँ पे साइज कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों
बराबर है जेड इफेक्टिव और फिर सिग्मा, जितना कॉन्ट्रैक्ट किया उतना ही यहाँ पे रिपल भी कर रहा। यहाँ पे साइज कांस्टेंट रह गया आयरन कोबाल्ट निकल। फिर इसके बाद यहाँ पे सिग्मा इंक्रीज हो जाता जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में, देन साइज इंक्रीज हो गया कॉपर और जिंक का, बट स्टिल जिंक अभी स्कैंडियम था तो कम ही है। हाँ ग्राफ देख लो, यस। तो फिर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम तक जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो रहा था तो साइज़ कम हो गया, ठीक है। फिर एमएन में 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वीक मेटालिक बॉन्डिंग, लूज पैकिंग इन सॉलिड, आर इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर आयरन कोबाल्ट निकल, यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसके अप्रॉक्स इक्वल है, सिग्मा के दोनों बराबर, तो यहाँ पे साइज कांस्टेंट। फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा ये डोमिनेंट फैक्टर है तो साइज इंक्रीज हो गया फिर से, ओके। अब देखते हैं डी ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अगर सेम टाइप का मेटलिक लैटिस प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेम मेटल्स है, बट अगर कोई लैटिस है वहाँ पे डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट है देन उसे एलॉय कहते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स जो है उसका भी साइज तो उसी के सिमिलर होना चाहिए, यस। तो वेरी लेस वेरिएशन इन साइज होता है डी ब्लॉक का, यस। 5 नैनोमीटर डिफरेंस इन साइज होता है पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट में, बस 5 नैनोमीटर का, इतना कम डिफरेंस है। वेरी लेस डिफरेंस इन साइज लेफ्ट टू राइट एज वेल एज टॉप टू बॉटम, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी डी ब्लॉक मेटल फॉर्म्स एलॉय, ओके। very small difference in size of 4D and 5D series elements except 3D, very small difference in size of 4D and 5D series elements except third group, yes, due to lengthenoid contraction in 5D series, yes। अब देखते हैं F block atomic radius cesium ला सी प्रा नंदा पम सम यूरोपियन गुड्डा तुम दादा हो अरे तुम यहाँ लाओ, ओके। ये ट्रिक था इसका याद रखने का। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा, जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। बट एक जगह एक्सेप्शन आता यूरोपियम में यहाँ पे F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स वाई लूज पैकिंग, वीक मेटालिक लैटिस है, लूज पैकिंग है, दैट्स वाई आर इंक्रीज हो गया और साइज इंक्रीज हो गया। एफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लूज पैकिंग, वीक मेटालिक लैटिस, तो यहाँ पे आर इंक्रीज कर रहा और जेड भी आर इंक्रीज कर रहा तो यहाँ साइज भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लूज पैकिंग, F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लूज पैकिंग, वीक मेटालिक लैटिस, आर इंक्रीज कर रहा, साइज इंक्रीज, दैट्स वाई आर इंक्रीज, तो यहाँ पे साइज भी इंक्रीज का हो रहा। F7 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लूज पैकिंग, वीक मेटालिक लैटिस, आर इंक्रीज हो रहा, साइज भी इंक्रीज हो रहा, ओके। अब देखते हैं आयनिक रेडियाई, और यूरोपियम का इतना ज़्यादा हो जाता कि ये सीरियम से भी आगे, ठीक है। हाँ, आयनिक रेडियस M+3, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3, ओके। सीरियम +3, ला सी प्रा नंदा पम सम यूरोपियन गुड्डा तुम दादा हो रहे तुम यहाँ लाओ, यहाँ पे तो ये पूरा ही सीक्वेंस में चल रहा +3 वाला आयनिक रेडियस हुआ, यस। अब देखते हैं नोट इन लेंथेनॉइड 58 सीरियम टू Lu71 electrons are filling in 4f subcell which have poor sigma, that's why Z effective increases and contraction in size occurs, yes. Lanthanoid contraction is applicable in M as well as M3 plus size order. Contraction is applicable in actinoid series also with greater magnitude due to extremely poor shielding effect of 5f electrons. MDZ. Generally metals are larger in size than non-metals. Generally metals are larger in size than non-metals. Generally metals are larger in size than non-metals. जैसे lithium
लिथियम और फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसके बीच में कंपैरिजन करते हैं तो लिथियम का ज़्यादा है, इनफैक्ट इतना ज़्यादा है कि आयोडीन से भी ज़्यादा है साइज़। तो मेटल्स हमेशा ज़्यादा ही होगा नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे ज़्यादा लिथियम का, आयोडीन से भी ज़्यादा, ओके। तो जब आगे की तरफ जा रहे हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो रहा, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा, यस। और जब नीचे भी जा रहे हैं तो लिथियम से ज़्यादा नहीं हुआ है, ओके। अब देखते हैं अमंग द एलिमेंट्स, हाँ ठीक है, ये तो हो जाएगा। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, H माइनस, I माइनस। अब माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, जैसे अगर H में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे Z इफेक्टिव डिक्रीजेज बाय 50%, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, बट अब 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका और एक प्रोटॉन, तो Z इफेक्टिव डिक्रीजेज बाय 50%, देन साइज इंक्रीजेज। बट फ्लोरीन की अगर बात करें तो पहले 9 इलेक्ट्रॉन था और 9 प्रोटॉन था, बट अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें जब ऐड किया गया देन F माइनस बना और 10 इलेक्ट्रॉन और 9 प्रोटॉन हो गया, बट 50% से तो साइज़ डिक्रीज़ नहीं हुआ। तो फिर फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का, बट आयोडीन से कम होता है, I माइनस से कम होता है H माइनस का, I माइनस से कम होता है H माइनस का, ओके, ये याद रखना। फिर लिथियम, बेरिलियम, लिथियम से कम साइज़ हो गया बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बट नियन का सबसे ज़्यादा साइज़ होता है, क्यों? फॉर इनर्ट गैस वन डोवाल रेडियस इज कंसिडर्ड, डेट्स वाई नियन का साइज सबसे ज़्यादा होगा, ओके। अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड होना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर दूसरा और भी कोई न्यूक्लियस आसपास रहेगा एटम तो उसका न्यूक्लियस तो वो भी चार्ज लगाएगा, बट आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कंसिडर करते हैं बस एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाला सबसे, जो कि लूजली बाउंड है, वो अपने एटम से वहाँ से बस हटाना है, ओके। ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर न्यूट्रल एंड कैटायन, फॉर न्यूट्रल एंड कैटायन वहाँ पे एनर्जी देना पड़ा है, देन वहाँ से हटा पा रहे हैं, यस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा है तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट रिमूवल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आता आयोनाइजेशन एनर्जी, और IE1 मतलब क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल, IE2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल, IE2 मतलब क्या हुआ, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच कर रखता है, न्यूक्लियस, यस। विच आर द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज corresponds टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो पहले ये तो गैस में होना चाहिए, मतलब X ये गैस में, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो अब X प्लस ये भी गैस में ही होना चाहिए। यहाँ पे X2 गैस है, नहीं ये नहीं होगा, मॉलिक्यूलर हम लोग एटम लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो भी गैस। यहाँ पे सॉलिड है, नहीं सॉलिड नहीं, यहाँ पे एक्वस है, नहीं एक्वस भी नहीं, यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दिया गया है, मतलब पहले सब्लिमेशन एनर्जी फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं हमें सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है। तो X गैस में, फिर बाद में भी ये X प्लस गैस में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा आंसर, ठीक है। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे मेटल गैस में है, यहाँ से अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट अब कर रहा, इलेक्ट्रॉन का कम हो चुका है, ठीक है। ये था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाला गया, देन अभी यहाँ प्रोटॉन और ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ये है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया तो हो गया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फिर हमेशा जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वो पहले वाले से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस उस पर और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगा पा रहा है, तो अब एनर्जी और ज़्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से तोड़ के हटाने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का कम है, इससे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का, और इससे भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 3 का। एक एटम के लिए हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही करती है, जैसे जैसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो वो बढ़ते ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे M है, इसका एक निकाल गया तो M प्लस हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M, ठीक है। फिर M प्लस से यहाँ पे एनर्जी E2 डाला गया और M2 प्लस में कन्वर्ट किया गया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला गया, देन ये क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M, ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ M प्लस। फिर E3 एनर्जी डाला गया एंड इसे कन्वर्ट किया गया M3 प्लस में, तो E3 थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M प्लस, और फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M2 प्लस, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, साइज
सबसे पहला फैक्टर है साइज़। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो आराम से निकल जाए, क्योंकि न्यूक्लियस का वहाँ तक कंट्रोल है नहीं, तो आराम से एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, साइज़ हो गया जेड इफेक्टिव। साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियस उस पर जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगा करके उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेल्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सेल्डिंग इफेक्ट है हल्का सा एनर्जी तो अब निकल जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड। फुली फिल्ड NS2 NP6, फुली फिल्ड जैसे हो गया NS2 NP6, ये फुली फिल्ड है। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, इनर्ट गैस का ही होता है क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है। यस, हाफ फिल्ड जैसे हो गया NP3। फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड जो है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर। ठीक है, जैसे NP3 का ज़्यादा होगा NP4 से, मतलब 2p3 का ज़्यादा होगा 2p4 से। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। यस, क्योंकि 3p3 ज़्यादा होगा, मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, 2p3 ज़्यादा है 2p4 से स्टेबिलिटी। वैसे ही नाइट्रोजन का फास्फोरस का ज़्यादा है सल्फर से, क्योंकि यहाँ पे 3p3 है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाँ, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो फिर साइज़ तो ज़्यादा है नाइट्रोजन का, तो इसका कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई। तो फिर अब देखते हैं साइज़ की वजह से मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ओके, पेनिट्रेशन पावर S का सबसे ज़्यादा, फिर P, फिर D, फिर F। S, P, D सबसे कम है F। ओके, न्यूक्लियस के सबसे करीब S होता है, फिर P, फिर D, फिर F। तो बेरिलियम यहाँ पे 2s2 है, और फिर बोरॉन 2s2 2p1। तो ज़्यादा कहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी S से निकालने, क्योंकि S ये ज़्यादा पास है। ओके, फिर उसी तरह बेरिलियम हो गया। मैग्नीशियम भी 3s2, और फिर एल्युमिनियम 3s2 3p1। यहाँ तो P से निकला, बट यहाँ पे S से निकलेगा, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी लिथियम, थर्ड अलाई लिथियम, फोर्थ बी बेरिलियम, फिफ्थ बी बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 एनियन। ओके, ऐसे इंक्रीज करते जाना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। N और O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नाइट्रोजन का ज़्यादा होता ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन पावर की वजह से बेरिलियम की ज़्यादा होती बोरॉन के कंपैरिजन में, बेरिलियम की ज़्यादा होती बोरॉन के कंपैरिजन में ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। 2s2 ज़्यादा है 2p1 से। यस, फिर अभी नियन 2p6, नियन की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे 2p6 मैक्सिमम ड्यू टू फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी नियन की ज़्यादा होती, नियन की सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम ड्यू टू फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियन की सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम ड्यू टू फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नियन की सबसे ज़्यादा। यस, तो लिथियम फिर हो गया यहाँ पे बेरिलियम, फिर लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम। हाँ, बेरिलियम की ज़्यादा है, बेरिलियम की ज़्यादा है कि 2s2 है ना, तो लिथियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। ओके, फिर फ्लोरीन, फिर नियन सबसे ज़्यादा। MDJ एक NS1, इससे ज़्यादा हो गया NP1, फिर इससे ज़्यादा NS2, फिर NP2, फिर NP4, देन उससे ज़्यादा NP3, फिर NP5, फिर NP6। ये सब के लिए लग जाता, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कुछ भी हो। ओके, थर्ड पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 11 Na सोडियम, 12 Mg मैग्नीशियम, 13 Ar एल्युमिनियम, 14 Si सिलिकॉन, 15 P फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 Cl क्लोरीन, 18 Ar आर्गन। आर्गन फुल्ली फिल्ड है, सबसे ज़्यादा इसका। ठीक है, फिर यहाँ पे अलग हो जाता 15 P फॉस्फोरस, 16 सल्फर। फॉस्फोरस में 3p3 और सल्फर में 3p4, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा। ओके, फिर उसका पेनिट्रेशन लगता मैग्नीशियम, 12 Mg मैग्नीशियम और 13 Ar एल्युमिनियम में। तो यहाँ मैग्नीशियम में 3s2 और फिर एल्युमिनियम में 3p1 है, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो सोडियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, इससे ज़्यादा हो गया Mg, इससे ज़्यादा सिलिकॉन, फिर इससे भी ज़्यादा
एस सल्फर, इससे ज़्यादा पी फॉस्फोरस, इससे ज़्यादा क्लोरीन, इससे ज़्यादा आर्गन। ओके अब देखते हैं मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस का और फिर मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स का। यस, हाउ टू राइट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। अगर एग्जांपल लें, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड मीन्स रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन, MdG, सेकेंड रिमूव इलेक्ट्रॉन, सेकेंड रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन होगा मीन्स फर्स्ट रिमूव हो चुका है। यस, तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में से 1 इलेक्ट्रॉन लेस कर दो, करने के बाद ही लिखा जाएगा। तो फिर उसके बाद ये लगा देना MdG जो था पहले का, NS1, इससे ज़्यादा हो गया NP1, इससे ज़्यादा हो गया NS2, फिर इससे ज़्यादा NP2, देन इससे ज़्यादा NP4, फिर इससे ज़्यादा NP3, फिर इससे ज़्यादा NP5, देन NP6। ओके, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम करके लिखेंगे, होता क्या है 2p2, कम करके लिखेंगे 2p1, नाइट्रोजन का एक कम कर दिए 2p2, ऑक्सीजन का एक कम कर दिए 2p3, फ्लोरीन का एक कम कर दिए 2p4। ओके, अब इसमें से ये जो सीक्वेंस अभी देखे तो वो लगा दो, NP1 का सबसे कम, फिर P2, फिर P4, फिर P3 सबसे ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन से देखना बहुत इजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी वाला। ओके, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड देखना है। फर्स्ट में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, सोडियम का जैसे ही हटा तो ये 2p6, ये तो मैक्सिमम आ गया क्योंकि इनर्ट गैस का ले चुका है, तो सोडियम लिख देंगे सबसे ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन निकाले, 3s1 हो चुका है, एल्यूमिनियम 3s2, फिर सिलिकॉन 3p1। ठीक है, सबसे कम क्या हो जाएगा 3s1, इससे ज़्यादा 3p1, फिर इससे ज़्यादा 3s2। ओके, फिर एलिमेंट का नेम लिख दो। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे Mg जो है Mg मैग्नीशियम Ne, फिर यहाँ पे 3s2 है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे NS एक इलेक्ट्रॉन निकला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, फिर इसके बाद ये नॉवल गैस से कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। देन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नॉवल गैस में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसका आगे देखेंगे। अब देखते हैं ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी। एस ब्लॉक नो एक्सेप्शन, लेफ्ट टू राइट जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही। ओके, लिथियम का सबसे ज़्यादा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे NS2 है। ठीक है, अल्कली मेटल से, बट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड में अल्कली मेटल का ज़्यादा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से, क्योंकि ये P6 में आ चुका है, NS1 था, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो ये स्टेबल अचीव फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर चुका है। यस, तो अब देखते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक 15, 16, 17, 18 टॉप टू बॉटम नो एक्सेप्शन, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीज हो रही। ओके, अब देखते हैं 13 और 14 में। तो 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे लगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हल्का सा लगता है तो इसका असर बस 13 ग्रुप तक ही रहता है, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ज़बरदस्त लगता है तो इसका असर थोड़ा और ज़्यादा तक रहता है। तो इसलिए 13 ना कि सिर्फ 14, सिर्फ 13 में नहीं बल्कि 14 में भी इसका असर दिख रहा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की सबसे ज़्यादा हो गई, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं मतलब टिन से ज़्यादा हो गई। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया मतलब साइज छोटा हो चुका है तो डेट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती। टिन, लेड का ज़्यादा हो चुका है टिन से, तो फिर कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर लेड, देन टिन। ओके, 13th वाले में देखते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम की साइज़ तो एल्यूमिनियम से छोटी हो जाती है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो बोरॉन के बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद अब ये वाला देखते हैं इंडियम, थैलियम में थैलियम की साइज़ और छोटी हो गई इंडियम से, तो यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ हो चुका है तो साइज़ डिक्रीज़ हो गया और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो चुका है। देन पहले बोरॉन आया, फिर थैलियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो यहाँ पे
बीत गई, एक ट्रिक है याद रखने का, बीत गई, बी बोरॉन हो गया, फिर Tl थैलियम, बीत गई, Gai गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, गई, बीत गई, बीत गई, बीत गई, बात गई या फिर बीत गई। ओके तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसे ही सीक्वेंस में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर एल्यूमिनियम, बट गैलियम का उससे ज़्यादा हो गया एल्यूमिनियम से। ओके फिर उसके बाद गैलियम का ज़्यादा इंडियम से, बट इंडियम और थैलियम में थैलियम का ज़्यादा इंडियम से। ओके और यहाँ पे बोरॉन फिर थैलियम, बीत गई, Gai गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ओके अब देखते हैं डी ब्लॉक, 3 to 12 ग्रुप, 3rd to 12th ग्रुप, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ग्रुप नंबर थर्ड, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10, फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12। 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं ग्रुप डी को, डी ब्लॉक को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप थर्ड, स्कैंडियम सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइज़ की सबसे कम होती, स्कैंडियम सबसे ज़्यादा, फिर एट्रियम, फिर उससे कम हो गया लैंथेनम, मतलब 3D का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम 4D, उससे भी कम 5D का, 3D का सबसे ज़्यादा, उससे कम 4D का, उससे कम 5D का। ओके ये हो गया ग्रुप 3 के लिए। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 10, ये याद कर लो, ये जस्ट ऑपोजिट है ग्रुप नंबर 3 के। ओके और फिर जो बाद बाकी बचा ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 जो भी बचा वो वैसा हो गया लास्ट वाले जैसा। ठीक है बीच वाला याद कर लो, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 10। ग्रुप 3 तो ऐसा हो गया 3D सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 5D। ठीक है बट ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10, 4, 5, 6, 10 यहाँ पे क्या होता है 3D सबसे कम, उससे कम 4D, उससे कम 5D, सॉरी 3D सबसे कम, उससे ज़्यादा 4D, उससे ज़्यादा 5D, जस्ट ऑपोजिट हो गया है ग्रुप 3 के। ग्रुप 3 में एकदम सीधा साधा चल रहा था, 3D सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 5D, बट ग्रुप 4, 5, 6, 10 में, ग्रुप 4, 5, 6, 10 में 3D कम हो गया, उससे ज़्यादा 4D, उससे ज़्यादा 5D। ठीक है ग्रुप नंबर जो बच गया 7, 8, 9, 11 और 12, यहाँ पे उल्टा हो जाता थोड़ा, 5D सबसे नीचे तो ये तो सबसे ज़्यादा। ओके और ये दोनों एक्सचेंज हो जाता, यहाँ पे 3D आ गया, इससे कम 3D, इससे भी कम 4D। ओके 5D सबसे ज़्यादा, इससे कम 3D, फिर इससे कम 4D। ओके टाइटेनियम सबसे कम है, टाइटेनियम से ज़्यादा जर्कोनियम, इससे ज़्यादा हाफनियम, वेनेडियम से ज़्यादा नायोबियम, इससे ज़्यादा टेंटेलम, क्रोमियम से ज़्यादा मॉलिब्डेनम, इससे ज़्यादा टंगस्टन। ठीक है फिर निकल से ज़्यादा पैलेडियम, इससे ज़्यादा प्लेटिनम। ओके इन डी ब्लॉक नोट एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज मैक्सिमम। इन डी block except third group ionization energy of 5th series is maximum due to lanthanide contraction, साइज इतनी छोटी हो जाती है, ओह गॉड। अब डी ब्लॉक में देखते हैं लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इच सीरीज मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसकी साइज सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में इधर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि साइज सबसे ज़्यादा है, और फिर लास्ट एलिमेंट ऑफ इच सीरीज़ तो उसकी मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि साइज़ छोटा हो चुका है। तो 3D सीरीज़ में देखें स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, जिंक की मैक्सिमम। 4D सीरीज़ में इट्रियम की मिनिमम हो गई और फिर कैडमियम की मैक्सिमम। 5D सीरीज़ में लैंथेनम की मिनिमम और Hg मरकरी की मैक्सिमम। ओके अब देखते हैं 3D सीरीज़, Sc से ज़्यादा हो गया वेनेडियम से ज़्यादा क्रोमियम, फिर टाइटेनियम, फिर उससे ज़्यादा मैंगनीज, इससे ज़्यादा निकल, इससे ज़्यादा कॉपर, फिर इससे ज़्यादा कोबाल्ट, इससे ज़्यादा आयरन और उससे भी ज़्यादा जिंक। इसका एक ट्रिक है, सुनो विनीता कमाल थी, नहीं मानी नहीं, क्यों, कौन फर्की जाने ले गया। सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं क्यों, कौन फर्की जाने ले गया। सुनो विनीता कमाल थी, सुनो एससी, विनीता वी हो गया, कमाल CR थी TI,
सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, एम एन, फिर उसके बाद NI, सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, क्यों? कौन फर्की जाने ले गया, कौन CO फर्की FE जाने ले गया, ZN। स्कैंडियम का सबसे कम होगा और जिंक का सबसे ज़्यादा होगा, ये तो पता ही है। तो जैसे उधर जाते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम का साइज़ ज़्यादा है तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। सुनो विनीता मानी नहीं, सुनो विनीता कमाल थी, पहले तो कमाल थी ना, मानी नहीं, क्यों? कौन फर्की जाने ले गया, सुनो विनीता कमाल थी बवाल थी, हाँ ठीक है, ऐसे याद रख लो, सुनो विनीता कमाल थी बवाल थी। सबसे पहले तो कहिएगा सुनो विनीता कमाल थी, सुनो SC विनीता V कमाल CR थी, सुनो विनीता कमाल थी, मानी नहीं, MN, फिर NI, मानी नहीं, क्यों? मानी नहीं क्यों? CO मानी नहीं क्यों? कौन फर्की जाने ले गया, CO कौन हो गया, फर्की, FE जाने ले गया, ZN। ओके, अब देखते हैं F ब्लॉक इर्रेगुलर वेरिएशन शो करता। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ लैंथेनॉइड आर सिमिलर टू कैल्शियम। आयोनाइजेशन एनर्जी इरेगुलर वेरिएशन ये शो कर रहा। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, F ब्लॉक का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ लैंथेनॉइड आर सिमिलर टू कैल्शियम। Ionization energy first and ionization energy second of lanthanoid are similar to calcium. Okay, फिर ionization energy 3 of lanthanoid are similar to aluminium. NCERT का लाइन है, एज इट इज़ आता है क्वेश्चन में, ये रट लो और क्या। ionization energy first and ionization energy second of lanthanoid are similar to calcium. Okay, फिर ionization energy third of lanthanoid are similar to aluminium. Ionization energy third of lanthanoid are similar to aluminium. Okay, applications of ionization energy है मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। अगर देखें एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। मेटल्स किसे कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। व्हेन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकम्स इजी, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज। ओके, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम हो गया, चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम जब नीचे आ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रही, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही। तो फिर जब यहाँ पर डिक्रीज मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा। यस, क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा? क्योंकि यहाँ पे मेटल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा था। यस, और मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। number of valence electron and possible oxidation state. Ionization energy 1, ionization energy 2, ionization energy 3, ionization energy 4. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट का हो गया, फिर सेकंड का 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके जस्ट बाद देखो 112 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बड़ा जंप है। फिर इसके बाद 119 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस दोनों के बीच बड़ा जंप है। जिसके बीच बड़ा जंप है वहाँ पे ऐसे ऐसे सांप बना दो। ओके, तो इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2। यस, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, x+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा। यस, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड O2- के साथ तो XO बनाएगा। ओके, फार्मूला ऑफ N3- देन X3N2। ओके, एलिमेंट X इज मोस्ट लाइकली टू बी, कैसा होगा मोस्ट लाइकली, Mg की तरह, Mg2+ है, ये भी 2+ में एग्जिस्ट कर रहा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 होगा या फिर 3s1 होगा या फिर 3s2 3p1, 2 इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है, मतलब 3s2 होगा। ठीक है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ये तो देख लेंगे। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। जब फर्स्ट पार्ट निकाले तो ये 2p3 हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया 2p4, तो 2p3 का ज़्यादा होगा, तो पहले ज़्यादा फिर बाद में कम। ओके, अब देखते हैं, सडन लार्ज जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन IP1 IP2 IP3, तो मतलब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2।
ओके तो देख लो जिसमें 2 है 3s2 ये रहा 3s2 3p2 नहीं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो Mg, कार्बन, नियन, इन सब में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाला कम होता है फर्स्ट से? ऐसा कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर, क्योंकि सेम एलिमेंट के लिए अभी हम लोग पढ़े, ऐसा कभी नहीं होता कि सेकेंड वाला कम हो जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से हमेशा ज़्यादा होगा, सेकेंड उससे भी ज़्यादा होगा, थर्ड उससे भी ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फोर ऑलवेज हमेशा ज़्यादा ही होगा फॉर सेम एलिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर नियन है 2p6 है, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हो गया नियन प्लस 2p5, सेकेंड देंगे तो नियन 2 प्लस हो जाएगा 2p4, बट इसका मतलब ये नहीं कि कम हो गया, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा ज़्यादा होगा 1 से सेम एलिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है और नियन है, यहाँ पे एलिमेंट अलग हो गया, देन उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अगर एलिमेंट सेम है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम एलिमेंट में हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी आगे वाला ज़्यादा ही होगा। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, चेक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन का हो गया 2p5 और नियन का हो गया 2p6, डिफरेंट एलिमेंट सेम पीरियड का है, चेक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे 2p6 का ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्टेबल है, फुली फील्ड स्टेबल है, यस। और अगर सेम एलिमेंट रहता है तो वहाँ क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाले हैं देन उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, तो अब उसका अट्रैक्शन बाद बाकी सभी इलेक्ट्रॉन पर और ज़्यादा हो गया पहले के कंपेरिजन में, एक इलेक्ट्रॉन और एनर्जी देना पड़ा निकला, अब तो उसके बाद नेट चार्ज जो है पॉजिटिव वाला और ज़्यादा हो गया, तो वो और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसके बाद निकालने के लिए। डेट्स वाई सेम एलिमेंट के लिए हमेशा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ही होती पहले से। ओके, अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे एनी नियन है और एनी प्लस है, तो एनी प्लस का ज़्यादा होगा, Cl है Cl माइनस है, Cl का ज़्यादा होगा, हाँ क्योंकि साइज Cl माइनस का छोटा होता है और सेम एलिमेंट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल लेते हैं। इन केस ऑफ आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, always consider charge not electronic configuration, same for isoelectronic species also, चार्ज कंसिडर करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी। ठीक है, आयनिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, सॉरी आयोनाइजेशन साइज is directly proportional to ionic size is directly proportional to the negative और inversely proportional to the positive। तो size inversely proportional होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयंस इज डायरेक्टली proportional to पॉजिटिव और inversely proportional to नेगेटिव। यस, अब देखते हैं Mg से यहाँ पे Mg प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर Mg गैस है यहाँ पे, फिर Mg2 प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पे डेल्टा H 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर बाद वाले में डेल्टा H 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले अगर देखें तो M गैस था, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकला तो M प्लस बना, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ओके, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकला, देन यहाँ पे M2 प्लस हो चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, फिर यहाँ पे 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ फर्स्ट, और यहाँ पे Mg जो है Mg से डायरेक्ट बन रहा है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और यहाँ पे डेल्टा एच गिवन है, मतलब ये तो दोनों का गिवन है, Mg से डायरेक्ट Mg2 प्लस तक का, तो 100 माइनस कर दो तो ये आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ओके, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Mg 100 दिया है, हाँ ठीक है सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑफ Mg गैस इज 100, हाँ ये सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M इज 150, सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑफ M इज 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड जब लिख दिया मतलब ये सिर्फ सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बस उसका बात कर रहा है। सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है M से, हाँ ठीक है, तो 250 है, नहीं गलत है ये तो 250 तो दोनों का सम है, यही आंसर हो गया। ठीक है, आउट ऑफ आयोडीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन द पेयर ऑफ स्पीसीज शोज मिनिमम एंड मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
मिनिमम एंड मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी, मेटल है, मेटल का तो लो होगा, तो मेटल इसमें से क्या है, आयरन, आयरन का सबसे लो होगा, तो मिनिमम में आयरन होगा। हाँ, तो आंसर आ गया थर्ड। ओके, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा Mg2 प्लस का, क्योंकि साइज का सबसे कम होता, Mg2 प्लस का सबसे ज़्यादा, फिर Na प्लस का, फिर F माइनस का, फिर उससे कम N2 माइनस O2 माइनस का, फिर N3 माइनस का। ओके, अब देखते हैं 7N नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, तो फिर नीचे जाएंगे तो घट जाएगा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो ज़्यादा होगा। इन दोनों में से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि 2p3। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा मैच करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाना, ये हाफ फील्ड स्टेबल था क्योंकि नाइट्रोजन। ओके, तो फिर इसका ज़्यादा होगा, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। फिर अब आते हैं थर्ड पीरियड में, यहाँ पे भी फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, हाँ, क्योंकि फुल हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये अचीव कर लेता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नीचे वाले से तो ऊपर का ज़्यादा ही होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का तो ज़्यादा होगा। इन दोनों में से हाँ, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज़ कम हो जाता, तो फ्लोरीन का ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, ठीक है। अब देखते हैं Cr, क्रोमियम, Mn, हाँ, क्रोमियम और Mn, मैंगनीज में, क्रोमियम और मैंगनीज में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाला जो है, तो क्रोमियम में क्या होता है, 3d5,4s1, ये भी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड स्टेबल, अभी हाफ फील्ड स्टेबल नहीं हुआ है, 3d5,4s1 और फिर 3d5,4s2 है, तो s2 ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो फिर क्रोमियम से ज़्यादा Mn का होगा, ठीक है। बट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे 3d5 बचा और 4s0, और Mn में यहाँ पे 3d5,4s1, तो यहाँ पे 3d5 ये हाफ फील्ड स्टेबल है, तो अभी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वाला जो क्रोमियम का ज़्यादा हो जाएगा। ओके, कॉपर और जिंक में अगर देखें तो कॉपर का यहाँ पे 3d10 हो गया, 4s1 कॉपर का, और जिंक का 3d10, 4s2। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट यहाँ पे जिंक का ज़्यादा होगा, बट सेकेंड टाइम में 3d10 बचा और यहाँ पे 3d10, 4s1, तो कॉपर का ज़्यादा हो गया, हाफ फील्ड फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3d10 है ना। यस, थर्ड आते हैं अब, थर्ड नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, stability of lower oxidation state and higher oxidation state, only applicable for s block element, delta IE, ionization energy, difference between two successive ionization energy denote करता है ये delta I। if rule number 1, if delta IE less than or equal to 11 electron volt, अगर delta IE less than or equal to 11 electron volt, then higher oxidation state will be more stable, जैसे M से M प्लस में जाने में 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा, फिर उसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा M2 प्लस में जाने में, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये M2 प्लस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। डेल्टा ई फाइंड आउट किया, 16 माइनस 8 क्या हो गया 8, तो अगर डेल्टा आई लेस देन और इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हाँ लेस देन है 8 आया क्योंकि 11 से कम है। ओके, तो हायर वाला मोस्ट स्टेबल होगा, तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो यहाँ पे मतलब M2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है M प्लस से। ओके, रूल नंबर 2, इफ़ डेल्टा आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ़ डेल्टा आई greater than or equal to 16 electron volt, then lower oxidation state will be more stable. Applicable for alkali metals, अगर डेल्टा आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल, जैसे M से M प्लस में जाने टाइम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, फिर उसके बाद 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा M2 प्लस जाने में, ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। डेल्टा आई फाइंड आउट की 30 माइनस 6, तो ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके। देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ग्रेटर दैन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, यस 24 है तो ज़्यादा है 16 से, तो फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। M प्लस ज़्यादा है M2 प्लस से, ओके। Na 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया नियन का नियन और ये हो गया 3s1, ओके। ये Mg Na नियन, फिर यहाँ पे 3s2, यहाँ पे इसी के लिए बात होता। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी when an electron is added to a neutral gaseous atom X to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy delta EZH, okay। electron affinity E से डिनोट करते हैं इसे, मतलब क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक्स ये गैस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये बना एक्स माइनस, ये भी गैस में, ये क्या है, एक्सोथर्मिक, ये एक्सेप्ट किया। हाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस से पॉजिटिव बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन आगे जिसको भी जाने देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट तो करता है। हाँ, आ जाओ बैठा लिया आराम से, एक्सोथर्मिक है ये। हाँ, अट्रैक्शन था यहाँ पे -200 और रिपल्सन अगर इलेक्ट्रॉन इसके आसपास वाला मना भी कर, रिपल्सन कितना है +50, तो ओवरऑल कितना हो गया -150, तो एक्सोथर्मिक ही है ये, यस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा H EZ, electron affinity is measured in terms of electron gain enthalpy, electron affinity is measured in terms of electron gain enthalpy for neutral elements, for neutral element delta H EZ is exothermic except nitrogen, alkali metal इसमें भी सिर्फ मैग्नीशियम और बेरिलियम and inert gas। electron affinity is measured in terms of electron gain enthalpy, okay। for neutral element delta H EZ is exothermic, neutral element के लिए delta H EZ exothermic होता except nitrogen बेरिलियम मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैस, नाइट्रोजन बेरिलियम मैग्नीशियम इनर्ट गैस, नाइट्रोजन बेरिलियम मैग्नीशियम इनर्ट गैस, नाइट्रोजन बेरिलियम मैग्नीशियम इनर्ट गैस, ओके। डेल्टा H EZ ऑफ कैटायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H EZ ऑफ कैटायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाँ, ये इसको मैं प्लस चार्ज, जैसे तो भूख है भाई, लाओ तुरंत खा लेगा ये तो, x प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया और x बन गया, ओके। डेल्टा H EZ ऑफ anion is always endothermic, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन, क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगता है, डेट्स वाई ये एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ती है एनायन के केस में। और नाइट्रोजन बेरिलियम मैग्नीशियम और इनर्ट गैस, ओके। अब देखते हैं एक्सो और एंडो प्रोसेस बताना है। नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन ले आइए, ये तो एंडो है, हाँ भाई। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो था एक्सो बट 2 इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर से आकर, ये क्या हो गया, एंडो। एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक्सो था बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन वाला एंडो था, और एंडो इतना हो गया कि बाद में ओवरऑल एंडो हो गया, ठीक है। बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन लिया, बेरिलियम माइनस, ये तो एंडो होगा, 3 तो एक्सेप्शन ही है। और फिर नियन प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, नियन ये तो इनर्ट गैस आ गया, ये भी एंडो होगा। ऑक्सीजन 2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अभी भी एक्सो, भाई इसको और खाने तो ये और खा लेगा। सल्फर S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन S2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन तो भाई खा लेता है ये, बस दोबारा में फिर से एनर्जी देनी पड़ती, तो ये एंडो है, ओके। ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से भी ये बना O2 माइनस, ठीक है। डेल्टा जी यहाँ पे गिवन है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो फिर क्या पूछा, हाँ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज ड्यू टू, फर्स्ट वाला तो एक्सो होगा हमें पता है, बट सेकेंड वाला एंडो होगा, यस। एनर्जी इज रिलीज्ड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, नहीं, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाँ यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस 1 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एडिशन वुड बी इजियर इन O प्लस O माइनस O2 प्लस, भाई साहब ये तो भूखा है एकदम। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बुलाने की नियत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हेन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, मतलब पुराने की नीयत पॉजिटिव है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव देन डेल्टा एच इजी विल बी नेगेटिव। एक्सोथर्मिक हाँ आराम से बुला रहा, तो ये तो एनर्जी रिलीज ही करेगा, तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव और ज़ीरो, इसे बुलाने की कोई चाहत नहीं, और तो नेगेटिव भी है या फिर जीरो है, देन डेल्टा एच इजी विल बी पॉजिटिव। हमें ज़बरदस्ती एनर्जी डाल के इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या फिर ये कह लो लेस नेगेटिव डेल्टा एच इजी और टूवर्ड्स पॉजिटिव। ओके, four successive member of the first row transition element are listed below with their atomic number. Which one of them is expected to have the highest third ionization energy? मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, तो यहाँ पे वैनेडियम है तो 3d3 4s2, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बचा 3d3, ठीक है। मैंगनीज 3d5 4s2, दो निकाल दो 3d5, क्या बचा सबसे हाईएस्ट इसी का होगा मैंगनीज का, क्योंकि अब ये हाफ फील्ड बचा है, सबसे ज़्यादा इसका होगा। क्रोमियम का 3d5 4s1 था, अब कितना बचा है 3d4, हाँ सबसे ज़्यादा इसका ही होगा। क्रोमियम में एक चीज़ और होता है, पहले Mn का ज़्यादा होता क्रोमियम से, फिर क्रोमियम का ज़्यादा हो जाता, फिर उसके बाद फिर थर्ड में Mn का ज़्यादा हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3d5 आ जाता ना एक हटने के बाद, डेट्स वाई सेकेंड बार में क्रोमियम का ज़्यादा हो जाता। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 22 Ti टाइटेनियम, 23 V वैनेडियम, 24 zirconium एंड 25 मैंगनीज। हम इंटर जनरल जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। क्या पूछा है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब में से किसका होगा? जनरली जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता, और सेकेंड टाइम में हमें पता है क्रोमियम का ज़्यादा होता है Mn से, क्रोमियम का ज़्यादा होगा Mn से। एक ही केस में ऑप्शन यही सही हो गया। द प्रोसेस ऑफ Na प्लस से Na में जा रहा, फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस Na सॉलिड में, अच्छा गैस से ये सॉलिड में चला गया। फर्स्ट वाला तो एक्सोथर्मिक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, ठीक है। फिर सेकेंड वाला ये गैस से सॉलिड में गया, तो यहाँ पे पहले गैस था तो दूर दूर था, अब दोनों में अट्रैक्शन आया तो दोनों पास आए, एनर्जी रिलीज हुई, हाँ तब तो ये अब स्टेबल हो गया। अट्रैक्शन इंक्रीज, एनर्जी रिलीज। सॉलिड से जब गैस में जाते हैं देन यहाँ पे सब्लिमेशन के टाइम एंडो होता है, एनर्जी दे के तोड़ के अलग करना पड़ता है, बट गैस से जो सॉलिड जा रहा था ये एक्सो है, एनर्जी रिलीज क्या पास आ गया। द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एफ से एफ माइनस नहीं, एक आराम से खा लेता है, Cl से Cl माइनस नहीं आराम से खा लेगा, O से O2 माइनस, हाँ ये एंडो है, एक तो ये खा लेगा, बस सेकेंड वाला में से एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा बचा बट कंटिन्यू करते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।